वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत मुसलसल जंगी जुनून में जो है वो मुब्तला हो रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर न सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी बल्कि सफारती सतह पर भी जहरीला जो बयानिया है वो भारत का जंगी रवैया खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान की अस्करी व सियासी क़ियादत की मुमकिना जो हिकमत अमली है वो क्या है और इस हिकमत अमली के तहत वो इस ख़तरे से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुल्क में बजट 2025 और 26 की तैयारी अरूज पर है और अवाम महंगाई के बोझ तले जहाँ एक जानिब दबे हुए नज़र आते हैं और नज़र हुकूमत पर उनकी जमी है कि ये बजट उनके लिए किस हद तक जो है वो रिलीफ फराम करेगा, क्या नौजवानों के लिए नई स्कीमें जो है मुतवक्का हैं, क्या तालीम, सेहत और रोज़गार पर संजीदगी से हुकूमत की जानिब से तवज्जो दी जाएगी और क्या दिफाई बजट में इजाफा आलमी दबाव के बावजूद मुमकिन हो सकेगा। इन तमाम जो है सवालात का हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले अस्मा आपसे पूछेंगे कि भारत की जंगी पॉलिसी और पाकिस्तान की हिकमत अमली इसके जवाब में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपने जिक्र किया कि भारतीय जंगी जुनून अभी तक उनके सर पे सवार है और संदूर को तंदूर में तो बदल दिया गया है। अब मज़ीद अगर कुछ उनका जुनून बाकी है तो उसको भी हम सर से उतार फेंकेंगे। उसमें तो हमारी पोजीशन वाजिया है और हमारी फोर्सेस की और गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली है वो हमारे सामने है और उसके हवाले से वर्किंग भी जारी है। इसके बाद आपने बात की कि आने वाला अपकमिंग जो बजट है 2025-2026, आपने कहा महंगाई के बोझ के तले जो है वो आवाम दबी है। इस पर मैं थोड़ा सा एतराज़ करूंगी कि अगर आप गुज़िश्ता 5 साल पहले की चीज़ों के प्राइस रेट देखें और अब को देखें तो एक बड़ा रिलीफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम को मिला है और उस गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में एक मेजर डिफरेंस है। आप हंस क्यों रही हैं? इसलिए कि आप हंस रहे हैं, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ। अक्सर शायद इस तरह का जवाब जब शहजाद साहब देते हैं ना तो अक्सर वो फिर मेरे से नहीं, आपने आलू प्याज का रेट बताते हैं। टमाटर का रेट में आपको बता रही थी कि वही बताते हैं वो भी मुझे, वो बता दें, लेकिन खवातीन के हवाले से मैं फिर इमरान खान वाली बात करूंगा। हम आलू प्याज का रेट पूछने तो नहीं बैठे हुए। आप किस चीज का रेट पूछना चाह रहे हैं? उसका रेट देखिए, आप ऑयल है, अब घर की ग्रोसरी देख ले, देखिए बहुत फर्क है। यू आर आल्सो वर्किंग वुमेन, आपको ग्रोसरी मेरे से बेहतर, खवातीन को वैसे भी बेहतर ग्रोसरी का पता होता है। तो ग्रोसरी में जहाँ अगर आपकी 15,000 की ग्रोसरी थी वो आज 30,000 पे चली गई है। मैं 5 साल पहले की भी बात कर रहा, मैं आपको 2 साल पहले की 30,000 पे नहीं गई है। इसमें मैं एक करेक्ट चीज ये कर दूं कि शायद हमारे यहाँ लोगों की डिमांड्स ज्यादा बढ़ गई हैं, हमारी ख्वाहिशात ज्यादा हो गई हैं, आप इसको ये कह सकते हैं। रेट्स के हवाले से आप देखें बहुत चीजें बैलेंस हुई हैं। 62 रुपए किलो चीनी थी, आज वो 160 रुपए आप बैलेंस देखें ना। लिटरली आप पेट्रोल की कीमत, आप अगर ब्रेकफास्ट लेने जाती हैं, आप पेट्रोल की कीमत देखें, आपको आपकी आप अंडे डबल रोटियां ना खाएं ना, पराठे अपनी बीवियों से बनवाएं ना, आप डिनर 5,000 रुपए गंदम अगर आज 24 रुपए मानने तो मार्केट में क्यों नहीं मिल रही? देखिए यहाँ पे फर्क है ना, बैड गवर्नेंस है ना। बैड गवर्नेंस घरों की है। आपके घरों में एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि खवातीन कामचोर हो गई हैं, उनको घर वाले कपड़े धोने वाली भी चाहिए, सफाई करने वाली भी चाहिए। नहीं सफाई करने, अंडे अगर 350 रुपए मार्केट में दुकानदार ने भी नहीं दे, आज भी अगर मार्केट में 350 रुपए अंडे दर्जन मिल रहे हैं तो इमरान खान का आप ये एजेंडा उस वक्त मान लेते, आप भी मुर्गियां पाल लेते, अंडे आते, चूजे बढ़ते, आप बेचते, कारोबार करते, आपको महंगाई ना लगती। लेकिन आपने ना बकरियां पाली ना मुर्गियां पाली, इसमें अब हमारा तो कसूर नहीं है, आपको पाल लेना चाहिए था। दूसरी बात जिस तरह आपने कही कि महंगाई के हवाले से, अभी आपने वजीर आला पंजाब का होम स्कीम देखा है, 15 लाख रुपए में एक सिंपल सा 3 मरले का आपको प्लॉट मिल रहा है, घर मिल रहा है। आपके वो जो पहले वाले घर थे वो तो ख्वाब ख्याल में थे, लेकिन ये रियलिटी में मिल रहे हैं। जो दरख्त लगाए जाने थे वो भी ख्वाब थे, ये रियलिटी में मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स की स्टडी के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे सामने, अलकादर यूनिवर्सिटी की तरह की चीज़ हमारे सामने नहीं आई जो ट्रस्ट के नाम पे, और इस तरह ट्रस्ट के नाम पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान को कमज़ोर और खोखला करने के लिए इस वक्त भी पाकिस्तान में भी वर्किंग में है, उन पे भी नज़रसानी करनी चाहिए। महंगाई सिर्फ आप आलू प्याज पे ना करें, महंगाई मेडिकल फील्ड में भी है। कॉन्फिडेंट नहीं है? मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मैशियत में भी बहुत ऊंची उड़ान पे जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा। कुछ लोग ये समझते हैं शायद पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत हम ये सेगमेंट चले इसी पे कर लेते हैं, बजट पे ही आपसे कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप बजट पे ही करना चाह रही हैं तो बजट पे ही कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि चले मैं मान लेता हूँ किसान को आपने ओपन कर दिया, पंजाब में उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी गंदम सरकारी रेट नहीं, आप जैसे बिकती है आप बेचे, जिस मर्जी रेट पे बेचे। 2400-2500 रुपये मन मार्केट का रेट है गंदम का। मैं फिर आपको ऑन अ वेरी सीरियस नोट
کس نے جا کے بیکری پہ چیک کرنا ہے کہ 180 روپے کی اگر بریڈ ہے تو وہ اب 90 روپے کی ملنی چاہیے. اگر گندم کا ریٹ ہاف پہ چلا گیا ہے دیٹس گڈ, گورنمنٹ نے اچھا انیشیٹو لیا ہے, لیکن اس کی گورننس کی چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ بالکل کرے. پرائس لسٹ جو آتی ہے آپ کی سنڈے بازار میں دیکھ لیں یا ویسے بھی دیکھ لیں, اس میں میں نے اگین کہا کہ ایز اے قوم بھی جو ہے, ایز اے نیشن بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہاں پہ ایمانداری کو صرف ہم حکومت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے, آپ کے جو اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کا ایک ریڈی بان جو ہے پیچھے سے پرائس لسٹ میں اس کو 100 روپے کا ایک آرڈر آیا ہوا اور وہ 200 روپے میں بیچتا ہے, تو پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 24 گھنٹے وہاں پہ آ کے چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کمشنرز یا آپ کے دوسرے لوگ ریٹ کرتے ہیں, وہاں پہ غریب جو ہے اپنا ایک غریب کارڈ کھیلتا ہے اور کہتا ہے جی میری ریڈی پہ آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کم کر دیں وہ کم کر دیں, سمپیتھی لینے کے لیے آپ لوگ یہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ. دوسری بات جو آپ نے کی نا معیشت کے حوالے سے یا بجٹ کے حوالے سے, آپ نے 2400 من کی بات کی, تو آٹے کا تھیلا دیکھ لیں, جو پہلے 10 کلو کا ملتا تھا وہ کس پرائس پہ تھا, تو اب جو 10 کلو کا آٹا کا پرائس آ رہا ہے, تھیلا مل رہا ہے, ایک عام شہری وہ بآسانی افورڈ کر سکتا ہے. بجلی کے بلوں میں ایک بڑا ریلیف ملا ہے, اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. پیٹرول کی قیمت ابھی سٹیبل ہے, ورنہ ہم کہاں پہ جا رہے تھے اور کہاں آئے دن جو ہے وہ یہ آ جاتی تھی خبر. 100 روپے لیوی جو سن رہے ہیں مارکیٹ میں, بعض گشت کے بجٹ میں 100 روپے ابھی تو آیا نہیں ہے نا, فکس لیوی لگائی جا رہی ہے. آیا نہیں ہے, آئے گا تو دیکھا جائے گا. ابھی تو بات چل رہی ہے نا فیک نیوز کا بھی تو دور ہے, آپ اس کو کیوں ابھی جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوتا, پریکٹیکل نہیں ہوتا. جی جی بالکل بالکل میں بتاؤں, بالکل جواب دیں, ہم تو عوام کے جواب دیں تو یہاں بیٹھے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب آپ کا, میں آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ بجٹ کے حساب سے, میں آپ سے بات کرتا ہوں دوبارہ. شہزاد صاحب جو یہ میں نے پہلے بھی اسما سے بھی پوچھا کہ امریکہ میں بھارت نے ایک وفد بھیجا ہے اپنا, پاکستان تاخیر کا شکار نہیں اپنے وفد بھیجنے میں اس جانب؟ جی نہیں کاشف صاحب, ہاں ایبسولوٹلی ناٹ کی بات ہے. پاکستان نے بہت پہلے سے یہ جو ہے نا اپنی سفارتی مہم جو آغاز کر رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار, آج سے 2 ماہ قبل بھی اور اب بھی ان کی جتنی سفارت کاری میں تیزی آئی ہے یا بہتری آئی ہے, سب قبل ہم نے نہیں دیکھی. رہ گئی بھارت کی سفارت کاری, تو دیکھیں بھارت کی اگر سفارت کاری فیل ہو چکی ہے, مکمل طور پر کریش ہو چکی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے دنیا کو جھوٹ کا لبادہ اڑانے کی کوشش کی. اس نے ہمیشہ یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں ایشیا میں ایک سپر پاور بننے جا رہا ہوں اور میرے جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ میرے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, بالخصوص پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں. اسی بنا کے اوپر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے انڈیا میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتا رہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کیونکہ امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں چائنا ابھر کر سامنے نہ آ کھڑا ہو. معیشت میں تو اس نے امریکہ کو تنگ کیا ہوا ہے, لیکن اس کو یہ تھا کہ یہ دفاعی طور پر بھی ابھر کر سامنے نہ آ جائے. نمبر 1. سیکنڈلی یہ کہ جو اسرائیل تھا اس کی بڑی انویسٹمنٹ رہی ہے بھارت کے ساتھ, اس کو بھی یہی زیادہ تاثر تھا چونکہ اس کو پاکستان کے ساتھ یہ خفت رہی آج تک کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. وہ اس نظریے سے بھی مٹانا چاہتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ نے ہمارے ساتھ ایک معجزہ کیا اور 10 مئی کی تاریخ نے وہ تبدیلی لائی کہ جتنی بھی سفارت کاری تھی بھارت کی وہ فیل ہو گئی. امریکہ جیسا ملک جو بھارت کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کا سوچ رہا تھا وہ اب بھارت سے اپنی انویسٹمنٹ نکال رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ایپل کمپنی کو بھی کہہ دیا کہ وہ وہاں سے اپنے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ وائنڈ اپ کرے. اب امریکہ دیکھیں انٹرنیشنلی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا سینیریو اور امریکہ کا مائنڈ کیوں چینج ہوا ہے, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو چین میں چین کے لیے اس نے بھارت کو تیار کروایا تھا, پاکستان نے اسی چین کا J-10C طیارہ, وہ طیارہ جو چائنا نے صرف اپنی ایک ڈیفنس پوزیشن کے لیے رکھا تھا اور چائنا کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ یہ جنگ کے لیے بطور بہت بڑا ہتھیار استعمال کرے گا, اور پاکستانی ایئر فورس نے اور اس کے پائلٹس نے یہ ثابت کیا کہ جو جرت ہوتی ہے, جو چلانے والا ہوتا ہے وہ اصل کمال پائلٹ کا. ٹھیک ہے جہاز کی اپنی کنڈیشن تھی, اور J-10C جیسے طیارے کے ساتھ ہم نے رافیل طیارہ گروا دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ J-10C کی جگہ اب وہ دفاعی لائن جو ہمیشہ ملک اپنے پاس ٹیکنالوجی رکھتا ہے وہ دوسرے ملک کو کبھی نہیں دیتا, وہ اس کا سپیریئر اپنے پاس رکھتا ہے. یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ چائنا آپ کو وہ اب اپنی پاور دے رہا ہے جو خود اس نے اپنی ڈیفنس لائن کے لیے رکھی ہے. J-10C کی جگہ اب وہ دے رہا ہے J-35A جو اس نے اپنے لیے رکھا تھا.
ہمیں PL-15 میزائل دیے تھے اس نے, وہ اب ہمیں PL-17 جو ہے وہ میزائل دے رہا ہے. ہمارے پاس جو ڈیفنس سسٹم تھا جیسے روس کا اس کے پاس تھا S-400, ہمارے پاس HQ-9 تھا. اب چائنا ہمیں HQ-19 دے رہا ہے جو 5th 7th جنریشن تک مار کرے گا. یہ وہ چیزیں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو اب معلوم ہے کہ میں ان چیزوں کو یہاں سے کاٹ نہیں سکتا. اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک کنٹری کو بھول رہے ہیں, وہ ہے روس. روس اب چائنا کے ساتھ ریلیشن بنا رہا ہے. اس کے ریلیشن بنانے کی وجہ سے امریکہ نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ اب میں اس خطے کے اندر اتنی جلدی اپنی طاقت کا نہیں گرپ کر سکتا, کیونکہ جس کے اوپر وہ بیس کر رہا تھا وہی سلپ ہو گیا, وہ تھا بھارت. اور بھارت کے نہ جہاز گرے, بھارت کا ڈرون گرے, میں کہتا ہوں بھارت خود بھی گرا ہوا ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں سچویشن ہے. اور آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ان ساری چیزوں کو اگر سامنے آپ رکھیں تو بھارت کی سفارتکاری اس وقت دنیا میں 0 ہو چکی ہے, اور رہ گیا ایک ممالک اسرائیل. اسرائیل کی مجبوری یہ ہے کہ وہ یہودی لابی ہے, اس کا مسلم ممالک سے ویسے ہی جو ویر ہے وہ ختم نہیں ہوتا, اور وہ اگر تھوڑا بہت کہیں ٹکا ہوا ہے بھارت کے اندر تو وہ بھی صرف پاکستان کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے, 150 اس کے ٹیکنیشین, اس کے انجینئرز, اس کے سائنسدان وہ بھارت کے اندر بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ اٹیک کروایا پاکستان کے اوپر. میرے رب کی شان دیکھیں, ان سب کی 150 افراد کی جو دنیا کے مانے تھانے ٹیکنیشین, انجینئر اور سائنسدان وہاں بیٹھے ہوئے تھے بھارت کے اندر, سب کی چیزیں فیل کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو ہاں چیخیں نکال دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھارت جو ہے اس وقت بالکل اکیلا رہ گیا. سب کے بعد بھی کیا دفاعی بجٹ بڑھانے پہ کوئی سوال اٹھنا چاہیے؟ میرے خیال سے تو نہیں جی. دیکھیں دفاعی بجٹ 81 ٹریلین کا جو بلین کا جو بجٹ ہے وہ بھارت کا صرف ڈیفنس کا ہے. ہمارا $62 بلین کا ہول بجٹ ہے سر, ہول بجٹ ہے ہمارا. صحیح آپ یہ خود دیکھ لیں. صحیح شہزاد صاحب, جذبہ ایمانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو کیا لگتا ہے پروفیسر صاحب آپ کو کہ پاکستان کسی نئے دفاعی اتحاد یا معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے جو یہ ریپڈ جو دورے ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات نیا اتحاد بننے جا رہا ہے. اس میں 2 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہندوستان کو شکست فاش ہوئی, چائنا کی ٹیکنالوجی تھی اور پاکستان اس کا ڈیمونسٹریشن یہاں پہ دنیا کے سامنے رکھ دیا. اب یہ پاکستان نے جو ڈیمو دیا تو چائنیز کو بھی اتنا بلیو نہیں تھا کہ بھائی اس اعتبار سے ہم بہترین طریقے سے ہم اپنے ٹارگیٹ ہٹ کریں گے. اور اس کے جو دیکھا دیکھی میں جو امریکن سے جو آپ کی مغربی ممالک تھے ان کی جو یہاں پہ ٹیکنالوجی میرے خیال سے اعتبار سے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے. اب اور یہاں پہ سیز فائر کیا گیا اس کی جو بیسک ریزن بھی یہی تھی کہ ان کو جو لگا کہ اس طرح کہ جو جس طرح ہمارے پاکستانیوں نے جو چین کی ٹیکنالوجی کو بیس کرتے ہوئے پورے انڈیا کو ہیک کر کے رکھ دیا, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بم گر کہاں پہ رہے ہیں اور ہمارے بجلی کیوں آف ہے, ہمارا سسٹم کام کیوں نہیں کر رہا ہے, ہمارے رابطے کیوں نہیں ہو رہے, ہمارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ بہترین طریقے سے اپلائی کیوں نہیں ہو رہا. اس کی بیسک جو وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ اور چائنا تھا, اور بہترین قسم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی اپنے ڈیفینس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا کہ اس بار تقریباً 20% پلس کے اعتبار سے ہم اس کو انکریز کر رہے ہیں پاکستان اپنے ڈیفنس بجٹ کو. امریکن کی بات کریں اور ساتھ انڈینس کی بات کریں تو انڈینس نے دیکھا کہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ابھی جنگ سے جسٹ وہاں پہ انہوں نے سیز فائر کیا اور دوسرے دن یہاں پہ انڈین ڈیلیگیشن پہنچا تھا امریکہ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ روس میں جاتا ہے, فرانس میں جاتا ہے, اور وہاں پہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے جنگی ہتھیار خریدتا ہے. بھائی جنگی ہتھیار خریدنے سے آپ کے جنگیں جیت جاتے ہیں. اس سے پہلے انڈیا کے پاس جو رافیل تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹسٹ قسم کی جو مین ٹیکنالوجی اس میں تھی, جو شاید یہاں پہ JC-10 میں شاید نہیں تھی, لیکن اس کو چلانے والا تو کوئی ہو نا, وہ لوگ آپ کہاں سے لائیں گے. تو یہ انڈیا اس طرح مطلب اس طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے, جس طرح 2 بچے اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ جا کے اپنے ابو کو بتاتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا. انڈیا کے ساتھ تو دوسرے اعتبار سے یہی ہوا, اور اب انڈیا کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے والا نہیں ہے. نئے ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں, جس طرح پہلے اس کو وہاں پہ انڈیا کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا, اب کوئی پروٹوکول نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. انڈینس کو بارہا پاکستان نے وارم کیا کہ بھائی ہم امن کے ساتھ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ امن کے ساتھ ہم سے بات کر لیں گے. انڈیا کہتا نہیں بھائی آپ حملہ کرو, ہم نے پہل کر دی ہے. اور جب ٹوٹلی 2 hours and 45 minutes میں انڈیا کو لگ پتا گیا کہ آگے سے وار کیا ہوتا ہے, جنگ کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد انڈیا امریکن کے سامنے جا کے گھٹن ٹیک کے منتیں کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی پاکستان سے ہماری جان چھوڑو. اب یہ حال تو ہے آپ کی انڈیا کا. اب جس نے کہا کہ جو ہمارے ابھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ممالک میں, آف کورس ایک لابی الحمدللہ ہو رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں ہے. اس سے پہلے جو ہر پاکستانی کی یہ خواہش تھی کہ شاید ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں کوئی
इन्वेस्टमेंट के एतबार से जा रहे हैं, बाकी चीज़ों के एतबार से जा रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों ने इन्वाइट किया है और वो पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं और सही मानों में चलना चाहते हैं। और क्यों चलना चाहते हैं? पाकिस्तान जो तमाम इस्लामी ममालिक के वाहिद ऐसे कंट्री जो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, अब वो उसकी सरपरस्ती में आगे निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो क्रिटिकल कंडीशंस में रहते हुए, आप देखें कि इकोनॉमिकली जो हमारे पास यहाँ पे बहरान रहा, जो फ्लड की जो सूरत सिचुएशन हमारे सामने आती रही, इसके बाद जब अर्थक्वेक के सिलसिले यहाँ पे आता रहा, सबसे बढ़ के जो बदकिस्मती से जो हमारा बुज़दिल और अय्यार और मकार जो दुश्मन हमारा इंडिया है, वो हमें तो मतलब लम्हा ब लम्हा जब उसको हमारे पाक फौज के सामना करने की जरूरत नहीं होती, वो हमारे बच्चों के ऊपर अटैक करता है, वो हमारे मासूम शहरी के ऊपर अटैक करता है, वो हमारे मसाजिद को शहीद करता है। अब ऐसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है। दोस्ती के भी उसूल होते हैं काशिफ साहब, लेकिन इंडिया तो हमारा ऐसा दुश्मन है कि जिसको मैं ये समझता हूँ कि हम अफसोस ही कर सकते हैं कि भाई दुश्मनी के भी उसूल होते हैं, दोस्ती के भी उसूल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा दुश्मन भी ऐसा मिला कि जिसका अपने कोई उसूल ही नहीं। तो दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पे जो अभी इंडियन मीडिया के यहाँ पे अगर आपने टॉकिंग सुने तो चीज़ें दोहरा है, इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, इसको वहाँ पे फेम मिल रही है, और बेसिक वजह भी ये कि पाकिस्तान जा रहा है इन ममालिक के साथ इत्तेहाद करने के लिए सफारती सतह के ऊपर, और साथ साथ कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसा इंडियंस का अभी ये मोटिव है कि हम पाकिस्तान के साथ एक बार फिर वहाँ पे स्ट्रेटेजिक अटैक करेंगे, तो मेरे ख्याल में इंडिया शायद किसी भूल में है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो हमारे DGISPR ने बड़े वाशगाफ अल्फाज से कह दिया कि हमने अभी अपने टेक्नोलॉजी का आधा % भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर नेक्स्ट अगर इंडिया ने कोई वैसे जरूरत की तो इंडिया सफ़ा ऐसे से मिट जाएगा। और ये बहुत क्लियर है। हमने ये जो न्यूक्लियर पावर आपने देखें कि जस्ट हमने एक मीटिंग कॉल की भी कि नहीं की है, लेकिन उनको अंदर की खबर ये मिली कि पाकिस्तान हमारे ऊपर जोरी वार करना चाहता है। पाकिस्तान को इतना भी मैं ये समझता हूँ कि उस एतबार से फ्रंट फुट पर जाके नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि ऑफ कोर्स जब आपकी सालमियत का खतरा होगा तो हम उसको वो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा था ना, मुझे उस दुनिया का क्या करना है जिसमें रशिया नहीं होगा, तो पाकिस्तान को भी उस क्या करना कि जब आपकी सालमियत नहीं है तो मेरे ख्याल में मैं बजट के हवाले से आपके पास दोबारा आऊँगा। इसमें बजट में नौजवानों के लिए क्या स्कीमें और मराद क्या मुमकिन आपको लग रहा है, और तालीम और सेहत के शोबों में बजट में क्या इजाफा मुमकिन है? मैंने आपसे पहले भी तस्करा किया कि बजट से पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर आला पंजाब ने जो स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत सारे ऐसी स्कीम्स का आगाज़ किया हुआ है। स्टूडेंट फीमेल बच्चियों के लिए स्कूटी का सिलसिला था, लैपटॉप का सिलसिला था, स्कॉलरशिप्स का सिलसिला है। इसके अलावा नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम जो है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बहुत क्लियर स्टांस है कि तालीम के लिए बच्चियों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स तैयार किए जाएं जिसमें बढ़ चढ़ कर स्टूडेंट्स बच्चियां सामने आएँ, क्योंकि शरह तालीम में इजाफा करना सबसे अहम इस वक्त वो समझ रही हैं। इसके अलावा से सेहत के हवाले से भी आपने देखा कि हर पंजाब के छोटे देहात में मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के नाम से एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम कर रहा है, जो कि वहाँ पे देहाती ख़वातीन की सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ साफ़ सुथरा पंजाब का एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च होते हुए देखा और वर्किंग करते हुए देखा, जिसमें बहुत सारे नौजवानों के रोजगार का मसला, मैं खुद हूं, मैंने GT रोड से सफर किया और देखा, और इसमें रोजगार की फराहमी आप देखें, रोजगार की फराहमी देखें, बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिला। आता हूँ कि रोजगार के हवाले से क्या बजट में कोई रखे जाएंगे? इसी तरह मैं आपको ये मिसाल दे रही हूँ, बजट से पहले ये प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो इसके अलावा बजट में भी ऐसे बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स ऐड किए जाएंगे जिसमें नौजवानों को रोजगार के मौके मिल सके। इसके साथ साथ डिग्रीज के हवाले से उनकी डिग्रीज जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की जाए, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब का ये स्टांस है, क्योंकि बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, वहाँ के बहुत सारे नौजवान जो हैं वो डंकी लगा के रोज़गार की तलाश में जाते हैं। अब इस पर वो खसूसी तौर पर काम कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इस पे काम कर रहे हैं कि बिल्कुल लीगल वे से जो है वो नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम किए जाए, ताकि अगर बैरून ममालिक भी नौजवान जाना चाहते हैं तो एक राइट वे से वो जा सके। यंग डॉक्टर्स के हवाले से एक प्रोजेक्ट अभी सामने आ रहा है कि उनके लिए सैलरीज का उनको बहुत ज़्यादा इशू है, वो हमेशा जो है वो स्ट्राइक पे आते हैं। इसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो है वो बहुत सीरियस स्टांस ले रही हैं। इसके साथ साथ वो पंजाब में कल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा सामने खुल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान को के कल्चर में जो है ऑब्वियसली मीडिया जो है वो आपका माइंड सेट बनाता है। अभी जिस तरह हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो वो इंडिया के फेक न्यूज़ पे उसका मजाक बना रहा है और वो हंसी का एक आलम है, और उसको आप मीडिया नहीं कह सकते, उस पर रोना ही आ सकता है। इसके बरक्स
फील्ड मार्शल ने भी और बाहर के सब लोगों ने पाकिस्तान के मीडिया के किरदार को बहुत सराहा है दौरान जंग। जिस तरह से एक जिम्मेदाराना फील्ड में बैठ के एंकर्स ने, रिपोर्टर्स ने कारकर्दगी दिखाई है मीडिया पे, अपनी स्क्रीन्स पे, वो बिल्कुल सलूट करते हैं। और इंडियंस के हवाले से, जी बिल्कुल, तो इसी तरह से मीडिया के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब का एक क्लियर स्टांस है कि आने वाला वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया का है, डिजिटल दौर है, इसके हवाले से भी वो वर्किंग कर रही हैं और बहुत जल्द सामने इस बार बजट में हमारे प्रोजेक्ट सामने सही है। शहजाद साहब, IMF के साथ मुआहदे का बजट पर कोई असर होगा? देखें काशिफ साहब, बजट तो हमारा आना था 2 जून को, लेकिन चूंकि IMF ने कुछ अपनी शराइत बीच में डाली थी जिसकी वजह से, सुना हमने, हाँ जी, वो कुछ जो मामलात थे उसकी वजह से वो अब बजट जो है वो 10 जून को पेश किया जाएगा। अच्छा, IMF की तरफ से जो कुछ मामलात चाह रहे हैं उनमें सबसे पहले ये है कि उन्होंने कहा है कि आप अपना टैक्स नेट जो है ना उसको बेहतर करें, उसको बढ़ाएं, जो टैक्स की आपकी रिकवरी का जो इशू है उसको आप रिजॉल्व करें, आमदन बढ़ाएं, हाँ जी, और ताकि उसका टैरिफ जो है ना आप एक मखसूस करें ताकि उसमें आपको सहूलत आ सके। दूसरा, एक उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो एक उन्होंने डिमांड की थी कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए, उसके ऊपर IMF राज़ी हो रहा है कि ठीक है आप मज़ीद बिजली की कीमतों को कमी कर लें। और दूसरा ये कि जी, मजीद से क्या मुराद है? मतलब पहले आपको पता है 7 रुपए कुछ पैसे इन्होंने कमी का ऐलान किया था। कौन सा 7 रुपए कम हुआ है? ऐलान हुआ था, वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट भी हुआ। इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, नहीं हमारे बिलों में तो हुआ है, पता नहीं आपके साथ उनका अपना कोई मीटर प्रॉब्लम। अपनी रीडिंग वाला अप्लाई करें ना, आपके शिक्के खत्म हो जाएंगे, जितनी रीडिंग होगी उसके हिसाब से बिल आ जाएगा, ये भी सहूलत मिल गई है। तो सेकेंडली उन्होंने ये किया जी कि पाकिस्तान को ये कहा कि आप अपनी पैदावारी लागत जो है वो कम करें ताकि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री में चीज़ें बन रही हैं उसमें इजाफा हो और जो आम आदमी की जो गुर्बत है वो कम हो। सेकेंडली उसमें IMF का अगर कशकोल तोड़ना है तो इसमें जो आपने टैक्स टैरिफ की बात की, तो अगर बहैसियत कौम जिम्मेदारी से टैक्स अदा किया जाए तो बहुत सारे मामला क्लियर हो सकते हैं। तो सैलरीड वाले तो करते हैं, बहुत सारे हम तो बाय फोर्स करते हैं, हमारे से तो बाय फोर्स ले लिया जाता है। बाय फोर्स क्यों? और 18% भी करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात 18% भी हमारे शेख उर्दू नोश में दे रहे होते हैं, देना चाहिए ना। इसमें आप अपने बड़े मगरमच्छों को कब लाएंगे आप दायरे में? इसमें जो बड़े मगरमच्छ, बहुत सारे मगरमच्छ आएंगे जी, जरूर आएंगे। चले, अच्छा, क्योंकि उसमें IMF का अब हमने चूंकि इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी साल होगा IMF के साथ। दूसरा, मेरा आपका प्रॉमिस है, बस मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैंने जरा प्रोफेसर साहब से भी 1 मिनट का अपना व्यू लेना है। मेरा आपका प्रॉमिस है कि बजट आएगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर रिलीफ नहीं मिला, नहीं आपने कहा था अगर रिलीफ नहीं मिला तो मैं नून लीग की बीट छोड़, मैंने आपको कब कहा 6 माह पहले सर, 6 माह पहले, ठीक है। इस 6 माह के बीच में जो कुछ हुआ वो भी आपने ज़हन में रखना है ताकि हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। हमने एक जंग जीती है बहुत बड़े मुल्क के खिलाफ। प्रोफेसर साहब, ये जो अवाम है उसको बजट से क्या तवक्कुआत रखते हैं? बीइंग अवाम आप खुद अपना बता दें, और हुकूमत इन पर कैसे जो है पूरा उतरने का इरादा रखती है? शॉर्ट आंसर चाहिए आपका। काशिफ भाई, देखिए 1947 से लेके तो 2025 तक आवाम तो हम तक ये सोचती है कि भाई हमारे लिए इसमें रिलीफ आएगा, लेकिन इस बार जिस तरह मैं बता रही थी कि भाई हमारे जो गवर्नमेंट ने नौजवानों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छे इकदाम किए, तो इस बार एक आपको शॉकिंग न्यूज़ ये भी बताऊँ, जो ऑनलाइन काम करने वाले जो बच्चे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स इम्पोज किया है, वो चीज़ें आ रही हैं। इसमें उन्होंने ये तवक्को इज़हार किया कि 6 अरब से लेके तो 8 अरब तक पर ईयर के अतबार से उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। अब ये बताएं कि जो बच्चे अपने घरों में बैठ के ना उस एतबार से किसी ऑफिस में जा रहे थे या ना, लेकिन उनके ऊपर ये अगर आप यहाँ पे टैक्स इम्पोज करेंगे तो मेरे ख्याल में उसमें इसलिए टैक्स ज़रूरी है। जब आप इनकम कर रहे हैं वीलॉग से या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो आप पाकिस्तान की वहाँ पे बैठ के बिजली या जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें, इस पर टैक्स होना चाहिए। और सेकंड थिंग ये था कि जिस तरह आपकी जो ग्रॉसरी गरीब आदमी की क्या है सर, आपको पता है कि मेन जो वहाँ पे उसको रिलीफ चाहिए होती है उसी ग्रोसरी में चाहिए होती है। आप देखिए अभी बजट आपका आया नहीं है तो आपके यहाँ पे जो चीनी की प्राइस, शुगर की प्राइसेस का अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। अब और ऐसे ही आपको मेरे शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं कि जो बजट से पहले आप उसे यहाँ पे फेस करेंगे। और जब बजट अगर आपका आया भी नहीं है तो बजट अगर आपने बनाया, तो अगर बनाना आपने मुझसे पूछा कि कैसा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में गली में जो एक गरीब आदमी रहता है, जो दुकानदार है, उससे जाके पूछा जाए कि जो इस लोकेलिटी में लोग रहते हैं उनका रहना कैसा है, उनका मीन्स के लिविंग स्टाइल कैसा है। फिर वो जो बजट बनाने वाले जो यहाँ पे किरदार होते हैं उनको वहाँ पर लेके जाया जाए, उसको ये बताया जाए कि 7,000 में, 12,000 में, 20,000
10,000 में 30,000 में एक फैमिली का बजट ज़रा बना के बताओ, उस जो एतबार से मिनिमम मजदूर 37,000 की सैलरी में, है। तो फिर उसके बाद आप ऐसा करके पाकिस्तान के बजट यहाँ पे आप बजट बनाओगे तो फिर मेरे ख्याल में वो आपको अच्छी जानकारी देगा। चलिए जाए कि आप इतने खर्चे करके एनालिस्ट के वहाँ पे बुलाते हैं, हमारे इकोनॉमिक्स के वहाँ पे बुलाते हैं, तो मुझे एक आम आदमी उसको यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करना है। इसमें मैं जाते जाते आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि कल जब मैं टमाटर लेने गया ना बजाते खुद, तो वो दुकानदार पीछे बात कर रहा था एक अपने लड़के से ही, वो कह रहा था ये अभी जो 60 रुपए किलो टमाटर है ना, नेक्स्ट वीक जब ईद करीब आएगी ना तो ये 600 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा। तो इसमें चोर कौन हुआ? तो इसमें चोर कौन हुआ? उसने इसमें कहा ये हुकूमत तो चोर इसमें नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें तो चोर इसमें लोग चोर हैं। चोर बैड गवर्नेंस है आपकी। बैड गवर्नेंस है। It's not और a कौन bad सा? गवर्नेंस को governance। आपकी मैंने और उस bad दिन भी governance शहजाद किसके साहब को under कहा रहता था है? Bad आपकी governance। गवर्नेंस आपकी देखनी है, It's not a bad कमिश्नर ने governance। देखनी है। कमिश्नर कौन तैनात करता है? आपका अभी मैं वजीर दाखिला काशिफ करता साहब, है। मैं वजीर आपको दाखिला एक- अगर ठीक नहीं है एक- प्राइम मिनिस्टर उसे मैं बदल दे। अभी आपको एक हकीकी वाकया It means बताती कि- हूँ। 4 रोज पहले का रेट हुआ इसी तरह से, हाई प्राइस रेट पे उसको 10,000 रुपए जुर्माना दिया गया एक हलीम और चावल की दाल वाले का। उसको वहां पे हार्ट अटैक आया, वो मर गया। पूरा बाजार जो है वो कमिश्नर के पीछे पड़ गया, ACDC के कि आपने जुर्माना क्यों किया। अब अगर आप एक गलत काम कर रहे हैं तो वो तो आपको जुर्माना करेंगे। अस्मा, आप अचानक तो करेंगे तो फिर हार्ट अटैक ही होगा ना। आप इसे अचानक जी जी जल्दी बस क्विकली मैं क्लोज करना है। जो बजट आपने बनाना है तो मेरे ख्याल में एक आम आदमी की आवाज़ को सामने रखते हुए, उसकी इनकम सामने रखते हुए आपने बजट को यहाँ पे तरतीब देना है। सही हो गया, सही होगा। मैं यहाँ पे जाते जाते सिर्फ अपने नाजरीन के लिए इतना ही कहता चलूंगा कि हुकूमत ने एक जो जंग जीती है ना मैदान में, उसको माशी मैदान में भी हुकूमत को जीतना पड़ेगा ताकि अवाम की जो हमायत उसे मिली है ये अवामी हमायत बरकरार रह सके। न सिर्फ बरकरार रह सके बल्कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में जो है मुस्लिम लीग नून से अवाम की मोहब्बत मजीद बढ़े। जैसे हमने गुज़िश्ता अदवार में देखा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से लोग मोहब्बत करते थे, लेकिन ये मोहब्बत कम होने की वजूहात को ख़त्म करना होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।